हेलो एवरीवन। सो तीन ज्वेलरी कंपनीज के रिजल्ट आज हम डिस्कस करेंगे। पीएन गडगिल, सेंको गोल्ड एंड आरबीजेड ज्वेलर्स। Q1 के रिजल्ट कल ही आए हैं कंपनी के। आज इन तीनों का कौन कॉल है, लेकिन अभी नंबर्स देख करके समझेंगे कि जैसा इनका कमिटमेंट था, गाइडेंस था, उसके अकॉर्डिंग कैसी परफॉर्मेंस आई है एंड अब कैसा ओवरऑल आउटलुक लगता है इन तीनों बिजनेसेस का। सो पीएन गडगिल से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। हमने इनका Q4 का बिजनेस अपडेट में, सॉरी Q1 के बिजनेस अपडेट में रेवेन्यू तो डिस्कस किया था। अभी फुल नंबर्स अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ ऑफकोर्स 3% दिखेगा आपको। मेन रीजन उसका क्या है, ये अदर्स वाला सेगमेंट जो कंपनी का रिफाइनरी वाला सेगमेंट है, इसको कंपनी डी ग्रो कर रही है अब, तो इसकी वजह से आपको दिखेगा सिर्फ 3% का रेवेन्यू ग्रोथ है। अदरवाइज इसको एक्सक्लूड करके अगर आप देखोगे तो 30% की ग्रोथ है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर, रेवेन्यू के अंदर Q1 में। देन इबिट्टा मार्जिन में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है कंपनी की, 4% से 7% इबिट्टा मार्जिन हो गए। मेनली इनका ग्रॉस मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। 8% का ग्रॉस मार्जिन था इस कंपनी का लास्ट ईयर Q1 के अंदर, अभी आप देखोगे तो 13% का ग्रॉस मार्जिन है। तो आपके ग्रॉस मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं, इबिट्टा मार्जिन भी 4 से 7% हो गया। एज ए रिजल्ट आपको पैट में दिखेगा 96% की ग्रोथ है। सो इवन दो कंसोलिडेटेड लेवल पे सिर्फ 3% का ग्रोथ है रेवेन्यू में, लेकिन नेट प्रॉफिट कंपनी का 96% से इंक्रीज हुआ है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक पे काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। देन अगर आप इनका सेगमेंट वाइज भी देखोगे तो परफॉर्मेंस अच्छी है, बिकॉज रिटेल बिजनेस कंपनी का 19% से ग्रो किया है। 70% जो इनका रेवेन्यू है ना, वो रिटेल से आता है। रिटेल मतलब जो पीएन गडगिल के खुद के स्टोर्स हैं। आई थिंक 43-42 स्टोर्स इस कंपनी के खुद के हैं, बाकी 12 to 13 स्टोर्स इनके फ्रेंचाइजी वाले हैं। तो फ्रेंचाइजी वाले में 109% की ग्रोथ है वाई वाई लेवल पे। ई कॉमर्स वाला डिवीजन कंपनी के लिए 126% से ग्रो किया है। दोनों का कंट्रीब्यूशन कम है, मेन तो रिटेल से ही आता है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ देख करके समझ में आ रहा है कि काफी अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। देन कुछ और मैट्रिक्स हैं, लाइक अगर आप इनका एवरेज टिकट वैल्यू देखोगे तो ये बढ़ करके 93,000 का हो गया है। अब इसको अगर आप कंपेयर करोगे सेंको के साथ में या और बाकी प्लेयर्स के साथ में, इस कंपनी का एवरेज टिकट वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा है। एक रीजन उसका ये भी हो सकता है कि कंपनी पूरी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर ही बेस्ड है, सारे के सारे स्टोर्स अभी तक कंपनी के महाराष्ट्र में। एंड वहां पे अगर हम ईस्टर्न रीजन में या बाकी सारे सिटी से कंपेयर करें तो जो आपका पर कैपिटा है वो काफी ज्यादा होता है। तो वो एक बड़ा रीजन होता है कि हो सकता है कि क्यों इनका एवरेज टिकट टिकट वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा है बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में। अच्छी चीज इसमें एक और क्या है कि कंपनी का फुटफॉल इस क्वार्टर में भी 25% से इंक्रीज हुआ है। सो लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी का जो फुटफॉल था, फुटफॉल मतलब कितने कस्टमर्स आपके स्टोर पे विजिट किए एक पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर, तो लास्ट क्वार्टर में ये 38% का ग्रोथ था, इस क्वार्टर में 25% का ग्रोथ था। लास्ट क्वार्टर का 38% समझ में आता है बिकॉज जो गुड़ी पाड़वा फेस्टिवल होता है महाराष्ट्र में बहुत बड़ा, वो आपका Q4 में शिफ्ट हो गया, तो उसका आपको एक एडवांटेज मिल गया। लेकिन Q4 से Q1 में अगर आप कंपेयर करोगे गोल्ड के प्राइसेस तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। एंड काफी सारे रिटेलर्स ने इस बात को बोला भी है कि डिमांड सेंटीमेंट उतना स्ट्रांग हमको नहीं लग रहा जितना Q4 तक था। उसके बाद भी अगर आपका फुटफॉल जो है वो 25% से इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ब्रॉडर लेवल पे ये समझ में आता है कि डिमांड का एज सच इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट पीएन गाडगिल के केस में अभी तक जो नंबर्स देख करके हमको समझ में आ रहा है, तो ये काफी अच्छी चीज है इनके लिए। देन एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है पीएन गडगिल का, कन्वर्जन रेट। सो रिटेल बिजनेस के अंदर कन्वर्जन रेट बहुत मैटर करता है। इसका मतलब क्या है कि कितने कस्टमर मेरे स्टोर में विजिट कर रहे हैं, उसमें से कितने कस्टमर कुछ ना कुछ परचेज करके जा रहे हैं। तो इनका कन्वर्जन रेट है 92%, यानी अगर 100 कस्टमर आए तो 92 कस्टमर्स ने कुछ ना कुछ परचेज किया ही है मेरे स्टोर से। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, आई मीन मे बी आपका प्रोडक्ट डिजाइन काफी अच्छा हो, मे बी आपकी जो सेल्स टीम है वो काफी इफेक्टिव है, या आपका आपका आई मीन जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है कि कितने टिकट साइज का किस तरीके से आप ऑफर करते हो कस्टमर्स को, उसमें बहुत अच्छी एफिशिएंसी है। तो ये 92% का कन्वर्जन रेट है। बिकॉज इनके स्टोर का साइज अगर आप देखोगे ना तो वो छोटा होता है इन कंपैरिजन टू कल्याण या सेनको। तो इनके लिए ये जो एफिशिएंसी वाले जो मैट्रिक्स होते हैं ना, ये बहुत मैटर करता है, बिकॉज तभी आपका रेवेन्यू पर स्टोर अच्छा होगा। और इसीलिए माइट भी इस कंपनी का रेवेन्यू पर स्टोर भी आप देखते हो बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में, तो इंडस्ट्री लेवल में इनफैक्ट सबसे बेस्ट रेवेन्यू पर स्टोर है इस कंपनी का। बाकी अक्षय तृतीया में इनका 35% का सेल्स आया, हमने पहले भी डिस्कस किया था। और स्टड रेशियो इस कंपनी का 42% से ग्रो किया, यानी डायमंड ज्वेलरी से जो सेल्स आता है उसमें 42% का ग्रोथ है। और स्टड रेशियो 10% तक आ चुका है इस कंपनी के लिए। लास्ट ईयर आई थिंक ये 7-8% था। तो जो इतना बड़ा इंप्रूवमेंट हमने देखा है प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, उसका एक बड़ा रीजन कंपनी का स्टड रेशियो जो इंप्रूव हुआ है वो भी है, बिकॉज उसमें मार्जिन अच्छे होते हैं। सो डायमंड ज्वेलरी का सेल्स इंक्रीज हुआ, जिससे आपके ग्रॉस मार्जिन से बिट्टा मार्जिन इंप्रूव हुए हैं इस कंपनी के लिए। तो ओवरऑल काफी अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे। बाकी अगर आप गाइडेंस के अकॉर्डिंग देखोगे
तो लगभग उतना ही चल रहा है, 30% का एक ग्रोथ गाइडेंस है। अभी Q2 में भी हमको ये इम्पैक्ट दिखेगा, मतलब कंसोलिडेटेड लेवल पे ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा कम दिखेगा, बिकॉज वो जो रिफाइनरी वाला डिवीजन है वो इन्होंने अक्टूबर 2024 से उसको रिड्यूस करना स्टार्ट किया था। तो जो थर्ड क्वार्टर है वहां पे हमको आई मीन एक तरीके से एग्जैक्ट नंबर्स या नॉर्मल नंबर्स कंपनी के दिखने शुरू होंगे रेवेन्यू के टर्म्स में, एक क्वार्टर का इम्पैक्ट और रहेगा। बट प्रॉफिटेबिलिटी पे कंपनी तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। देन स्टोर्स की अगर हम बात करें तो अभी तक इनके 55-56 स्टोर्स है, एक स्टोर इन्होंने अभी नासिक के अंदर ओपन किया है। पूरे साल का इनका गाइडेंस है कि 20 से 25 स्टोर्स हम ओपन करेंगे। तो अगर ये 20 स्टोर्स ओपन करते हैं तो आपका एक्सपेंशन रेट होता है 37%। अगर 25 स्टोर्स ओपन करते हैं तो आपका एक्सपेंशन रेट होता है 47%। दोनों ही नंबर अच्छे हैं। लेकिन इन्होंने गाइडेंस दिया था कि मेजरली जो भी स्टोर्स हम ओपन करेंगे वो Q2 के अंदर करेंगे। जो इनका एक नया ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया है, लाइफस्टाइल बाय पीएनजी, उसका पहला स्टोर ओपन कर दिया है अभी कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही। सो अभी कॉन कॉल में उस पर भी हमको थोड़ा सा एक इनिशियल कमेंट्री मिल जाएगा कि कैसा रिस्पॉन्स वगैरह मिलना स्टार्ट हुआ है वहां पे कंज्यूमर्स वगैरह का। बाकी आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी और स्टोर ओपन करेगी। सबसे बड़ा आई मीन जो चीज देखने वाली है पीएन गडगिल के लिए कि इस फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट टाइम ये महाराष्ट्र के बाहर जाने वाले हैं। तो यूपी और बिहार, इन दो स्टेट्स को ये टारगेट कर रहे हैं जहां पे ये स्टोर एक्सपेंशन करेंगे। लगभग 5 से 10 स्टोर्स ओपनिंग का प्लान है इनका आउटसाइड महाराष्ट्र। बाकी का जो 10 से 15 स्टोर रहेगा वो महाराष्ट्र के अंदर रहेगा। उसमें भी लगभग 10 स्टोर्स कंपनी और ओपन करेगी इसके लाइफस्टाइल बाय पीएनजी के, और कुछ जो 2-3 स्टोर्स है वो कंपनी खुद अपने अपने ओपन करेगी पीएन गडगिल के। अब लॉजिकली अगर आप देखो तो ये जो सेकंड क्वार्टर अभी जो चल रहा है ना, इस वाले टाइम में कंपनी को ज्यादा स्टोर्स ओपन करने चाहिए, बिकॉज अभी आपका फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है। राखी गया, अभी आपका जन्माष्टमी, इंडिपेंडेंस डे है, फिर उसके बाद नवरात्रे आएंगे, दिवाली, धनतेरस, और उसके बाद में आपका वेडिंग सीजन। तो अगर कंपनी अभी इस टाइम पे स्टोर ओपन करती है तो उनको एक अच्छा एडवांटेज मिलेगा आने वाले फेस्टिव सीजन का, जिससे आपका जो ब्रेक इवन टाइम है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे आप लास्ट ईयर देखोगे तो पीएन गडगिल ने नवरात्रि के 9 डेज के अंदर 9 स्टोर्स ओपन किए थे। उससे हुआ क्या, नॉर्मली इनके स्टोर का ब्रेक इवन जो है वो 15 से 18 मंथ्स होता है, लेकिन वो जो स्टोर इन्होंने नवरात्रि के टाइम पे ओपन किए उसकी वजह से मतलब इनिशियल फुटफॉल जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो ब्रेक इवन टाइम 12 से 15 मंथ्स हो गया उन सारे स्टोर्स का। सेम अगर आप बाहर भी ओपन कर रहे हो, मतलब महाराष्ट्र के बाहर एक्सपैंड कर रहे हो, तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है कंपनी के लिए अगर ये इस टाइम पे स्टोर ओपनिंग स्टार्ट करती है अपना जो भी बाहर इनको स्टोर ओपनिंग वगैरह करना है। बट देखना पड़ेगा अभी मैनेजमेंट का क्या स्ट्रैटेजी रहता है, कौन कॉल में उस पर क्लैरिटी मिलेगा। ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे आए हैं। एक चीज बस अब इसमें देखना है कि पैट मार्जिन पे अब इनका क्या व्यू रहता है, बिकॉज Q4 में पैट मार्जिन था इनका लगभग 4%, इस क्वार्टर में भी 4% का पैट मार्जिन आया है, लेकिन पूरे साल के लिए इन्होंने गाइडेंस दिया है 2.75 से 3.2 के आसपास का जो पैट मार्जिन का इनका गाइडेंस है। लॉजिकली अगर आप देखो तो क्योंकि आपका रिफाइनरी वाला सेगमेंट एक्सक्लूड कर दिया आपने, Q4 के अंदर भी उसका इफेक्ट नहीं था, Q1 में भी उसका इंपैक्ट नहीं है, तो मतलब उसके बिना आप 4% का पैट मार्जिन कर रहे हो, तो आने वाले क्वार्टर्स में भी पैट मार्जिन आपका 4% के आसपास होना चाहिए। या फिर अगर आप एक्सपैंड भी कर रहे हो, चलो आप महाराष्ट्र के बाहर जा रहे हो, तो मे भी आपका जो ब्रेक इवन टाइम है वो बढ़ सकता है स्टोर लेवल का। तो स्टिल अगर आप इंपैक्ट देखोगे तो मैक्सिमम 30, 40 या 50 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट आना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट का जो लोअर एंड का जो गाइडेंस है ना 2.75 का, वो काफी ज्यादा कंजर्वेटिव लगता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कंपनी का पैट कितना आना चाहिए पूरे साल में, अराउंड 261 करोड़ का। सो जो कि इतना अच्छा नंबर नहीं होगा, क्योंकि फिर आपका वाई वाई पैट का ग्रोथ जो है वो लगभग 20-22% के आसपास ही हो जाएगा, जबकि आपकी स्टोर लेवल एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, इंप्रूव होती जा रही है। सो वो चीज देखना होगा, क्योंकि अगर आप ट्रेजेक्ट्री देखो इनके पैट मार्जिन की तो वो एटलीस्ट 3.5 से 4% के बीच पे रहना चाहिए। यानी पूरे साल का जो पैट है कंपनी का वो अराउंड 300 करोड़ के आसपास होना चाहिए, और अगर मैं उसमें और कंजर्वेटिव लूं तो आप एटलीस्ट 280 करोड़ के आसपास तो पैट करोगे। यानी फॉरवर्ड पी जो है इसके स्टॉक का, अगर हम इसके बेसिस पे लें, जो कि स्टिल कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, मैनेजमेंट तो इससे भी ज्यादा कंजर्वेटिव बोल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। 2.75 अगर आप पैट मार्जिन रिपोर्ट करोगे तो वो खराब नंबर होगा, मतलब आपका आपका प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक में काफी चीजें खराब होनी चाहिए, तब जाके आपका इतना लोअर पैट का नंबर आएगा। अदरवाइज 300 करोड़ के आसपास पैट कंपनी बहुत आराम से कर सकती है, जिस तरीके की अभी इनकी परफॉर्मेंस लग रही है। सो आपका इनका फॉरवर्ड पी अगर आप देखोगे तो लगभग 26-27 के आसपास बनता है, और अर्निंग ग्रोथ आपकी चल रही है ऑलमोस्ट 35-40% के आसपास। तो वही जो हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था, पैग रेशियो इनका अराउंड 0.6-0.7 के आसपास बन रहा है। यानी री रेटिंग की डील तो काफी अच्छी है, री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है, गाइडेंस के अकॉर्डिंग कंपनी परफॉर्म करती जा रही है, ओवरऑल स्टोर लेवल मैट्रिक्स भी अच्छे हैं, प्लस डायमंड ज्वेलरी का सेल्स भी आपका बढ़ रहा है, स्टड रेशियो इंप्रूव हो रहा है, तो ये भी तो एक मार्जिन लीवर है।
मैनेजमेंट का कहना है कि 2-3 साल में हमारा जो स्टड रेशियो है वो 15% तक पहुंच जाएगा, 10% पे आप ऑलरेडी हो। तो आई मीन ये भी आपका मार्जिन ड्राइवर है। सो ओवरऑल अच्छे नंबर्स हैं, रीरेटिंग की अपॉर्चुनिटी अभी भी काफी अच्छी लगती है पीएन गडगिल की। बाकी इनका कौन कॉल होगा तो और उस पर ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे प्लेयर्स की, सेनको गोल्ड की बात करते हैं सबसे पहले। सो इनका FY25 एक तरीके से रोलर कोस्टर राइड थी कंपनी के लिए। स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, Q1 Q2 में नंबर्स काफी अच्छे थे। हालांकि ग्रोथ का नंबर अच्छा नहीं था Q1 में, लेकिन स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी में काफी अच्छा ग्रोथ था, 80-85% का ग्रोथ था। Q2 में भी नंबर्स अच्छे रिपोर्ट करे इन्होंने। बट Q3 में वो जो हेजिंग कॉस्ट है वो कंपनी का एकदम से पैट को आधा कर गया, 50% का रिडक्शन आया कंपनी के पैट में, जिसकी वजह से आप देखोगे स्टॉक में भी बहुत बड़ा करेक्शन हमको देखने को मिला, ऑलमोस्ट आधा हो गया सेनको का स्टॉक। लेकिन Q4 में जैसा मैनेजमेंट ने बोला वैसा बिल्कुल इनका पैट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ, इबिटा मार्जिन भी इंप्रूव हुए और ग्रोथ भी अच्छी हुई। अभी Q1 में इनका आप ओवरऑल रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ तो 30% का आया है कंपनी का, काफी अच्छा आया है, बिल्कुल पीएन गडगिल के लेवल का परफॉर्मेंस दिखाया है इन्होंने। 30% ये कंसोलिडेटेड है, मतलब जो इनकी सब्सिडरी है, जैसे पीएन गडगिल का लाइफस्टाइल बाय पीएनजी है, कल्याण का कैंडीर है, वैसे ही सेनको का सैनीज एक इन्होंने लाइफस्टाइल ब्रांड लॉन्च किया हुआ है। सो उसमें 30% की ग्रोथ है ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे। इनका भी ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुआ है और इबिटा मार्जिन आप देखोगे वाई लेवल पे 7-8% से 10% के आसपास हो गया है। इनफैक्ट सीक्वेंशियली भी इबिटा मार्जिन में हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिली है सेनको गोल्ड की। देन ओवरऑल अगर आप फाइनेंस कॉस्ट वगैरह देखोगे तो थोड़ा सा इंक्रीज जरूर हुआ है, बट स्टिल जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो डबल से भी ज्यादा हो गया है। 51-52 करोड़ का पैट था इनका लास्ट ईयर, अभी इस क्वार्टर में 104-105 करोड़ का पैट इन्होंने रिपोर्ट किया है। तो अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छी आई है सेनको की, टॉप लाइन का ग्रोथ भी अच्छा है और बॉटम लाइन में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। इनका मार्जिन इंप्रूवमेंट का भी मेन लीवर जो है ना वो आपका डायमंड ज्वेलरी ही है। Q4 में इस कंपनी का डायमंड ज्वेलरी का ग्रोथ काफी अच्छा आया था और इन्होंने गाइडेंस दिया था कि इस पूरे साल में लगभग 20 से 25% हमारा जो ग्रोथ है वो डायमंड ज्वेलरी के अंदर आएगा। Q1 में 35% जो ग्रोथ है इस कंपनी की वो डायमंड ज्वेलरी में आई है। स्टड रेशियो इनका भी आई थिंक 11% के आसपास हो गया है। सो सेम रीजन है जो पीएन गडगिल वाला कि क्यों मार्जिन इंप्रूव हुआ, मेनली डायमंड ज्वेलरी की सेल्स की वजह से हुआ है, उसका स्टड रेशियो इनका इंक्रीज हो गया है। कल्याण और टाइटन के साथ में ना स्टड रेशियो और इंप्रूव करने का इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वो 30%, मोर देन 30% के स्टड रेशियो पे अभी ऑपरेट करते हैं। तो इससे ज्यादा का स्कोप नहीं है उनके उनके डायमंड ज्वेलरी का सेल्स इंक्रीज करने का। लेकिन ये दोनों कंपनीज जो हैं वो भी काफी लोअर स्टड रेशियो पे है, इंडस्ट्री से भी लोअर है। इंडस्ट्री का एवरेज है 15% अगर आप स्टड रेशियो की बात करोगे, इन दोनों कंपनीज का 10-11% है। तो दोनों का टारगेट है कि अगले 2-3 साल में हम 15% तक स्टड रेशियो पे पहुंचेंगे, जो इंडस्ट्री का एवरेज है। तो नेचुरली चाहे सेनको हो या पीएन गाडगिल हो, इन दोनों के पास मार्जिन इंप्रूवमेंट का एक अच्छा स्कोप बचा हुआ है यहाँ से, और दोनों कंपनी उस मैट्रिक पे काफी अच्छा कर रही है। देन एक और इंपॉर्टेंट रीजन कि क्यों अभी सडनली इन दोनों कंपनीज का डायमंड ज्वेलरी में इतना अच्छा ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है, बिकॉज लास्ट ईयर क्या केस था, आपकी गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे लेकिन कंज्यूमर सेंटीमेंट इतना नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं हो रहा था उसकी वजह से। कंज्यूमर जो है वो स्टिल गोल्ड ज्वेलरी को ज्यादा प्रेफर कर रहा था, क्योंकि लास्ट 5-7 ईयर्स में एक तो डायमंड के जो प्राइसेस है उससे कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं, मतलब डायमंड में कुछ खास लोगों को प्राइस अप्रिसिएशन मिला नहीं। दूसरा, गोल्ड अगर आप देखोगे तो उसके प्राइस जो इंक्रीज हो रहे थे वो एक तरीके से मोटिवेट कर रहे थे कंज्यूमर्स को कि उसमें हमको प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा। तो अगर हमको ज्वेलरी परचेज करना ही है तो रादर देन डायमंड हम गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें, जो हमको एक प्राइस एप्रिसिएशन भी देगा। लेकिन अभी अगर आप देखोगे ना तो लास्ट 1 ईयर में 30-40% गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। प्लस वो जो 1 लाख जो टच करता है ना गोल्ड, वो भी एक मेंटली भी कंज्यूमर को हिट करता है कि 1 लाख गोल्ड का प्राइस हो चुका है। तो उसकी वजह से भी अब लोग ये प्रेफर कर रहे हैं कि क्योंकि डायमंड के प्राइसेस भी आपके स्टेबल हो गए, लास्ट ईयर डायमंड के प्राइसेस में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी थी, काफी ज्यादा रिडक्शन देखने को मिल रहा था। अब आई थिंक Q4 में डायमंड में वैल्यू ग्रोथ भी 2-3% की देखने को मिली है। तो अब कंज्यूमर का प्रेफरेंस है कि क्योंकि उसके प्राइसेस स्टेबल हो गए, सो गोल्ड ज्वेलरी के कंपैरिजन में हम डायमंड ज्वेलरी को प्रेफर करें अभी, बिकॉज एक तो वो अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा सूट कर रहा है। क्योंकि डायमंड ज्वेलरी में आप 14 कैरेट 18 कैरेट परचेज कर रहे हो तो उतना कॉस्ट आपको नहीं पड़ रहा है, और आपका जो भी नीड है, जो भी ओकेशन है, उसको उसको भी आप फुलफिल कर पा रहे हो। तो अभी कंज्यूमर जो है वो एक तरीके से शिफ्ट हो चुका है आपके डायमंड ज्वेलरी की तरफ, तो इसीलिए दोनों कंपनी का डायमंड ज्वेलरी में अच्छा ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। बाकी परफॉर्मेंस वगैरह तो ठीक है सेनको का। इनका स्टोर एक्सपेंशन का पूरे साल में टारगेट है 18 से 20 स्टोर। अभी आप देखोगे तो इन्होंने Q1 में ही 10 स्टोर्स ओपन कर दिए, मतलब 50% टारगेट पूरा हो गया स्टोर एक्सपेंशन का। हालांकि इन्होंने गाइडेंस बढ़ाया नहीं है अभी भी, ना ही रेवेन्यू का गाइडेंस बढ़ाया है ना ही स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस बढ़ाया है, दोनों सेम रखा है। 18 से 20% टारगेट है रेवेन्यू का
और 18-20 स्टोर्स कंपनी का टारगेट है स्टोर ओपनिंग का। मार्जिन्स का भी इन्होंने सेम गाइडेंस रखा है 7.2%। हालांकि Q1 में ऑलरेडी 10% का इबिट्टा मार्जिन है। और इनका अगर आप फुल ईयर का पैट देखोगे जो हमने पहले एस्टिमेट किया था मैनेजमेंट के गाइडेंस के अकॉर्डिंग, वो 217-18 करोड़ के आसपास था। Q1 में ऑलरेडी 104-105 करोड़ का पैट है सेंको का। और सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है इन कंपनीज के लिए थर्ड क्वार्टर, जहां पे ऑलमोस्ट 60-70% इस कंपनी का बिजनेस आता है। थर्ड एंड सॉरी Q3 एंड Q4 S2 की हम बात कर रहे हैं, वहां पे 60-70% बिजनेस आता है कंपनी का। Q3 में एवरेज ऑन एन एवरेज आप सेंको का पैट देखोगे ना हिस्टोरिकली, तो 100 करोड़ से भी ज्यादा होता है। यानी Q1 में ऑलरेडी आप 104 करोड़ पे हो, Q3 में लॉजिकली आपका 120-130 करोड़ का पैट आना चाहिए। तो जो पूरे साल का हम एस्टिमेट कर रहे थे पहले Q4 तक, उतना तो आप सिर्फ 2 क्वार्टर में कर दोगे, Q1 प्लस Q3। तो आई मीन लॉजिकली हम अगर हम देखें तो बहुत आराम से इस कंपनी का पैट जो है वो काफी अच्छा हो सकता है इस पूरे साल के अंदर, Q2 और Q4 के अंदर भी। क्योंकि एक तो आपको वो बेस इफेक्ट भी मिलेगा। Q2 में इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से पैट नीचे था इस कंपनी का, Q3 में भी उसकी वजह से इंपैक्ट हुआ था। सो आई मीन 250 या 270-280 करोड़ तक पैट कंपनी बहुत आराम से कर सकती है। तो इनका भी अगर आप फॉरवर्ड पी देखोगे ना तो काफी लुक्रेटिव लगता है। 20 से 25 का फॉरवर्ड पी है, अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छी है। सो वही पैग रेशियो बनता है इनका भी 0.5-0.6 के आसपास। बस एक चीज भी अगर हम इसको कंपेयर करें पीएन गडगिल के साथ में, तो वहां पे पीएन गडगिल आई मीन इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेटर, ज्यादा लुक्रेटिव डील लगती है कि वो कंपनी 30% से ग्रो कर रही है ऑलरेडी, और गाइडेंस भी उसका इतना है। सेंको का इस क्वार्टर में 30% जरूर है, लेकिन मैनेजमेंट अभी भी 18 से 20% टारगेट कर रहा है फुल ईयर के बेसिस पे। प्लस आप दूसरे मैट्रिक्स भी ऐड करोगे, लाइक रेवेन्यू पर स्टोर हो, बिकॉज वो बहुत मैटर करता है रिटेल बिजनेस में। आप ओवरऑल ग्रोथ देख रहे हो वो एक अलग चीज है, बिकॉज अगर मुझे ओवरऑल ग्रोथ अच्छी शो करनी है तो मैं ज्यादा स्टोर ओपन करके भी दिखा सकता हूँ। मेन मेरे जो मेट्रिक होने चाहिए वो रेवेन्यू पर स्टोर हो गया, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हो गया, और मेरा स्टोर लेवल मार्जिन वगैरह कितने हैं, ये इन्वेंट्री टर्न कितना है। जैसे इन्वेंट्री टर्न भी अगर आप पीएन गडगिल का देखोगे तो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है, 4 से 5 टाइम उसका इन्वेंट्री टर्न होता है। उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि पीएन गडगिल आपका वैसे तो कॉर्पोरेट ज्वेलर है, रिटेल ज्वेलर है, ऑर्गेनाइज ज्वेलर है, लेकिन वो अभी भी फैमिली ज्वेलर की तरह ऑपरेट करते हैं। आई मीन क्योंकि वो 150-200 साल से वहीं महाराष्ट्र के अंदर ही हैं, तो उनका उनके कस्टमर्स के साथ में एक काफी काफी डीप बॉन्ड है। तो वो कंपनी लगभग 30% जो उनका बिजनेस है ना वो मेड टू ऑर्डर से आता है। मेड टू ऑर्डर मतलब क्या हुआ कि कस्टमर उनको आके एडवांस में पे करता है और ऑर्डर देता है जो भी उनको ज्वेलरी डिजाइन वगैरह बनाना होता है। उसके बाद कंपनी उसकी डिजाइनिंग पे, उस इन्वेंट्री पे इन्वेस्ट करती है। तो मतलब मेरे को कैश एडवांस में मिलता है, तो इसलिए उसका इन्वेंट्री टर्न देखोगे आप तो 4 to 5 टाइम है, जो कि सैनको का आई थिंक 2-3 टाइम है, और इंडस्ट्री का एवरेज भी जो है वो 3 के आसपास है। तो ये सारे मैट्रिक्स पे भी पीएन गडगिल बहुत बेटर लगता है बाकी सारे प्लेयर से अगर आप उसको कंपेयर करोगे। प्लस ग्रोथ अच्छी है, अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छी चल रही है, तो रीरेटिंग की अपॉर्चुनिटी वो तो है ही उस कंपनी उस स्टॉक के साथ में। बाकी सैनको भी ठीक है, रीरेटिंग का डील बिल्कुल है उसके साथ में भी, तो दोनों के नंबर्स काफी अच्छे आए हैं। अब फोकस करते हैं तीसरे प्लेयर के ऊपर, आरबीजेड ज्वेलर्स। सो आरबीजेड ज्वेलर को अगर आप देखोगे ना तो इस ज्वेलरी इंडस्ट्री में ये पहली ऐसी कंपनी थी या पहली ऐसी मैनेजमेंट थी जिन्होंने डिमांड को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस व्यू दिया था अपने Q4 के कॉन कॉल के अंदर ही। हालांकि Q4 में नंबर्स इन्होंने बहुत अच्छे रिपोर्ट करे थे। आई थिंक टॉप लाइन का ग्रोथ 60% था, मार्जिन कंपनी के डबल हो गए थे, प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 टाइम इंक्रीज हो गया था इस कंपनी का। लेकिन मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के ओपनिंग रिमार्क के अंदर ही ये काफी अच्छे से एक तरीके से उन्होंने ट्रांसपेरेंसी रखी, इस चीज को क्लियर किया कि ये जो Q4 के आप नंबर्स देख रहे हो ये सेम नंबर्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते FY26 के अंदर, बिकॉज डिमांड सेंटीमेंट जो है वो काफी चेंज हुआ है कंज्यूमर्स के लिए। और इन्होंने एक्चुअली ये बोला था कि जो गोल्ड के प्राइसेस 1 लाख जो टच किए हैं ना, वो मेंटली भी कंज्यूमर को हिट कर रहा है कि 1 लाख गोल्ड हो गया। तो फुटफॉल हो गया, या ओवरऑल आप जो देखते हो कि आई मीन जो हायर टिकट साइज की जो ज्वेलरी होती है उसकी परचेजिंग के नंबर हो गए, उन सब में थोड़ा सा सॉफ्ट सेंटिमेंट देखने को मिल रहा था। अभी Q1 के नंबर्स हम सबसे पहले आरबीजेड के देखते हैं कि इन्होंने नंबर्स कैसे रिपोर्ट करे हैं। सो रेवेन्यू में 8% का डिक्लाइन है कंपनी के, वाई वाई अगर आप कंपेयर करोगे। इबिट्टा मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव भी हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, बट अगर आप इनका पैट का नंबर देखोगे तो 22% डिक्लाइन है। 22% से नेट प्रॉफिट कंपनी का गिरा है। रेवेन्यू में डिक्लाइन है 8% का, नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन है 22% का। मेन रीजन है उसका आपका फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गया है, 53% इंक्रीज है फाइनेंस कॉस्ट में। फाइनेंस कॉस्ट इसलिए भी बढ़ा है बिकॉज इनकी मैनेजमेंट डेट इंक्रीज करना चाह रही है आने वाले टाइम में अपने ग्रोथ को एक्सपैंड करने के लिए, उस पे एक्सपेंशन करने के लिए। सो इनका डेट टू इक्विटी अभी भी कम है, 0.4 के आसपास है, तो उनके पास वो लीवर है, वो स्कोप है कि डेट को और इंक्रीज कर सकते हैं।
और इन्होंने गाइडेंस भी दिया है कि आने वाले 2-3 साल में हमारा जो आरओई है वो अबव 20% होगा, तो इसीलिए फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। लेकिन ओवरऑल आपका रेवेन्यू ग्रोथ ही काफी नीचे गया है, इसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट पे इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, 22% का डिक्लाइन है कंपनी के पैट के अंदर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आरबीजेड को मतलब इनके नंबर्स को समझने से पहले कि आपको इनके बिजनेस मॉडल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्लस मैनेजमेंट पास्ट की क्या कमेंट्री बोलते हुए आई है उसकी समझ होनी चाहिए। आरबीजेड को आप एक क्वार्टर के बेसिस पे इसके नंबर को कंपेयर करोगे ना तो वो सही व्यू नहीं देगा आपको, बिकॉज इनके 3 सेगमेंट्स हैं और उसमें थोड़ा बहुत अगर फ्लक्चुएशन होता है ना तो कंपनी के नंबर्स में आपको काफी ज्यादा अप डाउन दिखेगा। तो इनका एक तो सेगमेंट है रिटेल का, जैसे पीएन गडगिल रिटेल ज्वेलर है, सेनको रिटेल ज्वेलर है, वैसे पहला सेगमेंट इनका रिटेल का है। लगभग 55 से 60% जो इनका रेवेन्यू है वो रिटेल बिजनेस से आता है। एक ही रिटेल आउटलेट है अहमदाबाद के अंदर, तो उसी से 55-60% रेवेन्यू आता है। फिर इनका दूसरा बिजनेस है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का, जो स्काई गोल्ड का है। वैसे ये कंपनी ज्वेलरी डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग करती है अपने क्लाइंट्स के लिए। सेनको हो गया, पीएन गडगिल है, टाइटन भी इनका क्लाइंट है, और कुछ लोकल ज्वेलर्स हैं उनके साथ में इनका पार्टनरशिप है। सो वो लगभग 35% के आसपास इनका रेवेन्यू लाता है। और बाकी का जो 5 से 6-7% रेवेन्यू है इस कंपनी का, वो आता है जॉब वर्क से। जॉब वर्क क्या है? जैसे स्काई गोल्ड में हम डिस्कस करते हैं ना एडवांस गोल्ड मॉडल, तो वही है, वही जॉब वर्क है। यानी इनके जो क्लाइंट्स हैं वो एडवांस में इनको गोल्ड ज्वेलरी वगैरह देते हैं, इनको खुद से इन्वेंट्री नहीं परचेज करनी होती, ये कंपनी बस उसका डिजाइनिंग करके अपने क्लाइंट्स को सप्लाई करती है। तो 5 से 7% जॉब वर्क से रेवेन्यू आता है इस कंपनी का। अब मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप आरबीजेड के देखोगे ना तो ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं जब भी इनका जॉब वर्क का जो डिवीजन है, जो सेगमेंट है, उसमें वॉल्यूम में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि जॉब वर्क का जो भी ये रेवेन्यू अर्न करते हैं वो डायरेक्टली इनके ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होता है, यानी ग्रॉस मार्जिन आपका इंप्रूव हो जाता है जिस भी क्वार्टर में जॉब वर्क के वॉल्यूम अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, तो सेम कॉस्ट के ऊपर मैं ज्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस करता हूं, जिससे मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है, मेरा रेवेन्यू नहीं, मेरा ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज हो जाता है, इबिट्टा मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब इंप्रूव हो जाता है। और जिस क्वार्टर में जॉब वर्क का वॉल्यूम नीचे जाएगा उस क्वार्टर में मेरा प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है जो हमको पहले पहले रखना है आरबीजेड के नंबर को देखने से पहले। तो एक्चुअली अगर आप इनके नंबर्स को ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे देखोगे ना तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा, रादर देन कि आप एक क्वार्टर के बेसिस पे देखो। तो ये तो हो गया इनके बिजनेस को देखना कैसे है, नंबर्स को देखना कैसे है। अब आता है कि ये जो क्वार्टर के नंबर हैं, ये जो 8% का डिक्लाइन है रेवेन्यू में, क्या ये बहुत खराब नंबर है? तो एक्चुअली में बहुत खराब ही नंबर ये नहीं लगते हैं, वो इसीलिए बिकॉज इसका इंडिकेशन हमको फोर्थ क्वार्टर में ही था। Q4 में जो इन्होंने 60% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया था उसका एक बड़ा रीजन ये था कि इनका जो अक्षय तृतीया का जो वॉल्यूम मिलता है इनको 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 इनके क्लाइंट से, वो Q4 में मिल गया था काफी ज्यादा। और जॉब वर्क का वॉल्यूम भी अच्छा था Q4 के अंदर, इसीलिए आप देखोगे नेट प्रॉफिट का जो इनका टारगेट था पूरे साल का 35 करोड़ FY25 का, कंपनी ने एग्जैक्टली किया था 39 करोड़, यानी अपने गाइडेंस को ओवर अचीव किया इन्होंने। तो FY25 में बेटर नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे थे बिकॉज अक्षय तृतीया आपका थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था, वॉल्यूम इनके पास ज्यादा आया, मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ, जो बिट्टा मार्जिन हमने बात करी कि डबल हो गया था कंपनी का, और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया था। सो प्रॉफिट में जो ये डिक्लाइन देख रहे हैं ना वो इतना ज्यादा खराब इसीलिए नहीं लगता बिकॉज ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आपका एक तरीके से प्रीपोन हो गया ना आपका जो भी डिमांड वगैरह था। लेकिन रेवेन्यू डिक्लाइन अगर आप देखोगे 8% का, ये थोड़ा सा खराब जरूर लगता है। ये इसीलिए लगता है क्योंकि कंपनी का होलसेल और वॉल्यूम वाला जो जॉब वर्क वाला जो बिजनेस है वो इवन दो इतना अच्छा नहीं भी किया, बिकॉज वो एक्सपेक्टेड था, आपका प्रीपोन हो गया। लेकिन जो रिटेल वाला बिजनेस है उसमें आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी बिल्कुल भी। तो अगर आप इनका ये रिटेल वाला सेगमेंट देखोगे, कंपनी ने इस बार पीपीटी भी शेयर किया है रिजल्ट के साथ में, तो जो रिटेल बिजनेस है जहां से 55 से 60% रेवेन्यू आता है, इसका रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट है वाई वाई लेवल पे। होलसेल का रेवेन्यू 20% नीचे गया है, एंड ये एक बड़ा रीजन है कि क्यों कंपनी का मतलब वाई वाई में 8% का रेवेन्यू डिक्लाइन है, ये समझ में आता है। और जॉब वर्क का भी रेवेन्यू फ्लैट रहा है, ये भी चीज समझ में आती है। लेकिन रिटेल बिजनेस अगर आप देखोगे ना, इसमें ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। और जबकि हमने सैनको को देखा, पीएन गडगिल को देखा, कल्याण के रिजल्ट्स आए हैं, टाइटन के भी रिजल्ट्स आए हैं, इतने बड़े बेस के ऊपर वो कंपनी अभी भी मिड टू हाई टीन में ग्रो कर रही है। तो उस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो ये चीज थोड़ा सा कंसर्न लगता है इस कंपनी के लिए कि मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चरली ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा डिमांड का। आई मीन ये दोनों सेगमेंट का जो डी ग्रोथ हुआ है वो समझ आता है, लेकिन ये जो आपका सेगमेंट है जो लगभग 55 से 60% लेके आता है आपके टोटल टोटल बिजनेस का, उसमें जो ये फ्लैट रेवेन्यू देखने को मिला है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा कंसर्निंग है आरबीजेड के लिए। तो इस पे हमको क्लैरिटी चाहिए होगा कॉन कॉल में।
बाकी मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी पे ये चीज तो एक्सपेक्टेड थी कि इतने अच्छे नहीं रहेंगे नंबर्स Q1 के अंदर, क्योंकि एक चीज और थी, लास्ट ईयर अगर आप इनका Q1 का नंबर्स देखोगे ना तो आई थिंक ऑल टाइम बेस्ट इन्होंने नंबर्स रिपोर्ट करे थे मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक पे, क्योंकि लास्ट ईयर आपका अक्षय तृतीया जो था वो लेट था, मई के अंदर था, तो इनको ज्यादा मार्जिन आया, ज्यादा वॉल्यूम आया Q1 में। और लास्ट ईयर का Q4 अच्छा नहीं था, इस बार का Q4 अच्छा था और Q1 खराब आया है। बस एक ही चीज हिट करती है कि रिटेल बिजनेस का जो इनका रेवेन्यू है वो बिल्कुल ही फ्लैट रहा है। अभी इनका रिटेल स्टोर का अगर आप टोटल पोटेंशियल देखोगे ना रेवेन्यू टर्म्स में, तो वो 500 से 600 करोड़ के बीच में है। 5 से 600 करोड़ का टोटल रेवेन्यू वो जनरेट कर सकता है। मैनेजमेंट का टारगेट है इस साल का कि रिटेल वाला बिजनेस हमारा 4 से 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगा। पिछले पूरे साल में उसमें आई थिंक 325 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। यानी अगर हम ब्रॉडर टर्म्स देखें तो 25 से 30% का ग्रोथ आना चाहिए कंपनी के रिटेल बिजनेस में। अभी Q1 काफी सॉफ्ट गया है कंपनी का, तो अगले 3 क्वार्टर्स के अंदर क्या इतनी रिकवरी कर पाएगी कंपनी, वो थोड़ा सा देखना होगा। सो ओवरऑल नंबर्स इतने शॉकिंग नहीं है, सिर्फ वो जो रिटेल बिजनेस का जो नंबर फ्लैट रहा है वो एक थोड़ा सा कंसर्निंग पार्ट है, जिसका हमको क्लैरिटी चाहिए कॉन कॉल के अंदर। पूरे साल का इनका बाकी रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस तो वही है 30%, 700 करोड़ के आसपास ये रेवेन्यू प्लान कर रहे हैं फुल ईयर FY26 में। प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा नहीं रहेगा इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर FY25 का बेस बड़ा हो चुका है। इन्होंने गाइडेंस दिया था 35 करोड़, बट इन्होंने अचीव किया 39 करोड़, और इस साल का ये 45 करोड़ का पैट टारगेट कर रहे हैं। यानी अर्निंग ग्रोथ हमको 15 से 16% का देखने को मिलेगा। तो इवन दो आप देखोगे पी काफी लो है स्टॉक का, 14 15 13 के आसपास का पी रेशियो है, लेकिन अगर ग्रोथ आपकी ऐसी घटती जाएगी और आगे चल के अगर मैनेजमेंट कॉन कॉल में बोलता है कि डिमांड सेंटिमेंट हमारा थोड़ा सा वीक हो गया है ज्यादा ही, और गाइडेंस वहां पे और रिड्यूस करता है मैनेजमेंट, तब आई मीन कोई चांस नहीं है कि स्टॉक में हम कोई बहुत बड़ा अपसाइड देखें। सो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कॉन कॉल के ऊपर, क्योंकि इनका नंबर के बेसिस पे डिसाइड करना काफी काफी मुश्किल लग रहा है। बाकी सारी चीज एक्सपेक्टेड थी, बट वही है कि रिटेल बिजनेस का जो नंबर फ्लैट है ना, वो चीज थोड़ी सी हिट कर रही है, तो उस पर क्लैरिटी चाहिए कॉन कॉल में। सो देखते हैं, आज कॉन कॉल है तीनों कंपनीज का, उसको अटेंड करेंगे, समझेंगे, देन तीनों का कॉन कॉल अलग से डिस्कस करेंगे। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।